अभी प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा कि डोसीमेटर्स के मटेरियल्स के बारे में डिस्कस किया कि कौन कौन से मटेरियल्स जो है एज ए डोसीमीटर यूज करे जा सकते हैं, राइट। और वहां पे हमने क्या देखा कि कुछ मटेरियल्स जो हैं वो हाई एनर्जी पे, राइट, रिस्पॉन्स जो चेंजेस जो उनके अंदर होता है वो हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाई एनर्जी में पॉलीविनाइल क्लोराइड जो था वो कलर उसका चेंज हो जाता है, तो आप हाई एनर्जी के लिए उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ डोसीमेट्री मटेरियल्स क्या थे, डोसीमेट्री मटेरियल्स जो है, कुछ मटेरियल जो डोसीमीटर की तरह यूज करे जा सकते हैं एट लो डोज पे स्पेशली। सो लोअर डोज पे जो भी चेंजेस जो होते हैं वो बिल्कुल अपेरेंट चेंजेस नहीं होते हैं, बाय नेकेड आई आप देख करके उसको क्वांटिफाई कर सकते हो, आप मेजर कर सकते हो। तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ता है, हमें प्रोसेसिंग लेबोरेटरी की जरूरत पड़ती है जहां पे हम वो चेंजेस को डिटेक्ट कर पाए। उसमें हमने देखा कि थर्मोल्यूमिनेसेंट डोसीमीटर जो है वो है एनर्जी जब एब्जॉर्ब करता है तो वो डिटेक्ट नहीं होता उस समय पे, हमें अपेरेंट चेंजेस नहीं दिखते हैं, बट व्हेन इट इज बीइंग हीटेड तो उससे लाइट निकलता है और लाइट का जो एनर्जी जो है वो एनर्जी इट इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी। लेकिन उसको हमें एक पर्टिकुलर लेबोरेटरी में प्रोसेस करना पड़ता है। तीसरी बात देखिए कि डोसीमीटर जो होगा वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेडिएशंस के लिए होगा और स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेंज के लिए सुटेबल एनर्जी करेक्ट। अलग अलग टाइप की रेंज और स्पेसिफिक टाइप के लिए होगा, राइट। अब देखो नाउ जो लोग भी रेडिएशन फील्ड में काम कर रहे हैं, करेक्ट, अभी मान लो कि आप लोग यहां पे काम कर रहे हो, यहां से छोड़ करके कोई इंटरनेशनल लेवल का भी असाइनमेंट्स के लिए जा सकता है, हो सकता है कि कोई यूएस जाए, कोई जो होगा वो जर्मनी जाए, कोई जो होगा यूके जाएगा, और हमने ये भी देखा क्या कि जो डोज जो होगा वो हमें लाइफ टाइम रिकॉर्ड उसके रखने हैं, अप टू 50 इयर्स तक तो हमें कम्युलेटिव डोज उसके रखने ही रखने। सपोज इफ यू आर लिविंग द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एंड यू आर गोइंग टू यूके टू वर्क इन सम पर्टिकुलर लेबोरेटरी, करेक्ट, वो जो डेटा जो होगा वो वहां तक जाएगा, करेक्ट। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यू गो फॉर द शॉर्ट विजिट टू जर्मनी एंड देन यू विल कम बैक एंड वर्क हियर। सो जर्मनी लैब में जो आपने काम किया वहां पे आपको कितना रेडिएशन डोज लगा वो आकर के इंडिया में ऐड होना चाहिए, राइट, क्लियर होना चाहिए। अब देखो अब यहां पे एक इश्यू है, आप टीएलडी बैच यूज कर रहे हो, राइट, उसके लिए क्या चाहिए आपको, स्पेसिफिक लेबोरेटरी चाहिए जहां पे वो रीड होएगा। यदि जो लेबोरेटरी यदि स्टैंडर्डाइज नहीं होगा अराउंड द वर्ल्ड कुछ डोसीमेट्रिक सर्विसेज ऐसे होने चाहिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के होने चाहिए, करेक्ट, समझिए, और ताकि उनका कैलिब्रेशंस बाकी चीजें ऐसी होनी चाहिए कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ द रिजल्ट, मतलब इस लैब में जैसे अल्ट्राटेक में हम अपना भेजते हैं तो अल्ट्राटेक की रीडिंग्स यूके की लैब की रीडिंग जो मैच करनी चाहिए, वहीं टीएलडी वहां पर भी यदि मेजर करे तो उतना ही डोज देना चाहिए जितना अल्ट्राटेक लैब में आता है, करेक्ट। तो डोसीमेट्री सर्विसेज जो लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो प्रोसेसिंग लेबोरेटरी बना करके उनके एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, राइट। ये जरूरी है कि इंटरनेशनल लेवल पे हो। सो लाइक दिस इज हंड्रेड्स ऑफ डोसीमेट्रिक सर्विसेज आर अवेलेबल अराउंड द वर्ल्ड, राइट। Normally, what they do normally operate to agreed as international standards and perform intercomparison to ensure uniformity of result. ये हंड्रेड्स ऑफ जो डोसीमेट्री सर्विसेज अराउंड द वर्ल्ड अवेलेबल है, ये लोग नॉर्मली दे हैव एग्रीड कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आपने बनाया है उसी के अंदर हम ऑपरेट करेंगे। मीन्स हमारा इक्विपमेंट स्टैंडर्ड्स, उसका क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स, कीपिंग ऑल द रिकॉर्ड्स,
बिफोर कैलिब्रेशन, आफ्टर, वो सारी चीज मेंटेनेंस विल बी कम अंडर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, राइट? एंड दे परफॉर्म इंटर कंपेरिजन मीन्स वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो भी लैब्स हैं, वो डेटा जो होगा वो क्या करेंगे कि अपना एक टीएलडी को एक्सपोज करेंगे, ये सेंटर भी रीड करेगा, करेक्ट? अब देखो इसके लिए सैंपल्स क्या, इंटर कंपेरिजन के लिए सैंपल्स कैसे बनाए जाते हैं? लेट्स से हमारे पास 100 हैं, करेक्ट? 100 लैब्स हैं। हम क्या करेंगे कि 100 पीएलडी चिप्स जो होगा वो बिल्कुल सेम मटेरियल का, सेम साइज, सेम थिंग, ऑल 100 जो चिप्स को उसको इरिडिएट करेंगे, सो दैट ऑल विल हैव सेम रीडिंग और सेम अमाउंट ऑफ डोज। आपको पता है अनसर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे आई 0.10, करेक्ट, मीन स्टैंडर्ड डेविएशंस आएगा, करेक्ट? इसको क्या करेंगे, इसको लैब में हर 100 लैब्स में भेज दिया, सब अपनी अपनी रीडिंग बताएंगे, वो यदि एक पर्टिकुलर रेंज में आ रहा है, इसका मतलब ऑल आर एग्रीइंग, मतलब ऑल आर प्रोवाइडिंग द यूनिफॉर्म रिजल्ट, राइट? समझ गए? तो वो क्या करते हैं, आपस में इंटर कंपेरिजन करते हैं टू इंश्योर फॉर द यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिजल्ट्स। स्पेशली जब आईएएस में असाइनमेंट्स पे जाओगे, कोई जा रहा है कहीं भी, तो हम एक देश से दूसरी जगह जाएंगे और काम करने, वहां लैब में आपको घुसने नहीं देंगे, पहले टीएलडी की रीडिंग लेके आओ, वहां का आरएसओ का सर्टिफिकेट चाहिए आपको। इवन समबडी हैज टू गो हियर टू वर्क समवेयर, वो उसको मेरे से साइन लेके चाहिए उसको, राइट? वहां का क्या डोज मिला वो आकर के फिर वो कम्युनिकेट करना उधर चलेगा, करेक्ट? ओके। सम कंट्रीज, ये तो हुआ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात, राइट? सम कंट्रीज हैव, अब सम कंट्रीज में इंडिविजुअल कंट्रीज आ गई, हैव ऑफिशियली अप्रूव्ड सर्विसेज विथ लेजिस्लेशन रिक्वायरिंग देयर डोसिमीटर टू बी यूज्ड। जैसे इंडिया में, सम कंट्रीज में, इंडिया का एग्जांपल ले लो, इंडिया में अल्ट्राटेक लेबोरेटरी, ऐसे 4 लेबोरेटरीज हैं, एक वेस्ट में भी है, अलग अलग है। अल्ट्राटेक जो है जहां पे हम लोग बेचते हैं, उसको एईआरबी ने ऑफिशियली अप्रूव किया हुआ है उसकी सर्विस को, इट इज ऑफिशियली अप्रूव्ड सर्विसेज विथ लेजिस्लेशन, राइट? रिक्वायरिंग रूल, लीगल पावर दिया उसको, राइट? विथ लेजिस्लेशन रिक्वायरिंग देयर डोसिमीटर टू बी यूज्ड, राइट? रिटन में उसको दिया है पर कि आपका डोसिमीटर जो है यूज करा जाएगा और उस रीडिंग को हम मानेंगे, क्योंकि डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है उधर एईआरबी में, उसका अलग सेक्शन है जो डोज रिकॉर्ड के ऊपर आई रखता है, राइट? रिव्यू करता है उनके डॉक्यूमेंट्स, राइट? सम डोसिमीटर जो है, सम डोसिमीटर्स हैव सेवरल कंपोनेंट्स टू एक्सटेंड देयर रिस्पॉन्स टू मोर देन वन रेडिएशन और एनर्जी रेंज। कुछ डोसिमीटर्स ऐसे भी हैं, राइट? कुछ डोसिमीटर्स ऐसे हैं जिनमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उसमें मिक्स करे जाते हैं, राइट? जैसे मान लो कि कैल्शियम सल्फेट डिस्प्रोशियम, कैल्शियम सल्फेट में आपने क्या मिक्स किया, डिस्प्रोशियम मिक्स किया। तो आप टीएलडी जब मटेरियल बना रहे हो तो इस ढंग से आपने प्रिपेयर किया है कि आप क्या एक्सटेंड कर सकते हो, देयर टू एक्सटेंड देयर रिस्पॉन्स टू मोर देन वन रेडिएशन। सिर्फ आप जो टीएलडी जो मटेरियल जो है, यदि मान लो कि उसमें डिस्प्रोशियम ना ऐड करो, या कोई भी एक मटेरियल ले लो, उस पे लाइट, उस पे रेडिएशन फॉल हो रहा है, राइट? और उसमें कुछ चेंजेज हो रहे हैं, आप कोई डोपिंग बाकी मिक्सिंग ना करो, तो हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर एनर्जी के लिए ही वो सुटेबल हो। लेकिन बाय मिक्सिंग सम ऑफ द मटेरियल्स इनसाइड दैट, डोपिंग से वो अलग अलग एनर्जी को, अलग अलग टाइप ऑफ रेडिएशन को भी मेजर कर सकता है। जैसे हमारा टीएलडी मटेरियल जो है वो अल्फा भी मेजर कर लेता है, राइट? सॉरी, जो गामा, एक्सरे और गामा और बीटा, आपको पता है बिल्कुल क्लियर कट, पहले से भी डोज आता था, कल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो 3 का तो बिल्कुल श्योरिटी है,
तो एक ही मटेरियल से दोनों के डोज मेजर हो रहे हैं। इसी कैल्शियम सल्फेट डिस्प्रोसियम से न्यूट्रॉन का भी मेजर हो जाता है। तो देखो 3 टाइप की एनर्जी आगे, तो ये बोल रहे हैं सम डोसीमीटर्स हैव सेवरल कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स में मटेरियल के कंपोजिशन, राइट। या आप क्या कर रहे हो, अलग अलग फिल्टर लगा रहे हो उस डोसीमीटर्स में, तो चिप बन गया एक पे एक, तो उसकी प्रॉपर्टी है। और उसके ऊपर आप क्या लगा रहे हो, कैडमियम के फिल्टर लगा रहे हो, कहीं पे एक ओपन विंडो रख रहे हो, कहीं पे प्लास्टिक का विंडो लगा रहे हो ना, इसी को तो फिल्टर और डिटेक्ट करने के लिए। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो कंपोनेंट्स सब है, उसी में आएगा, हैव सेवरल कंपोनेंट्स टू एक्सटेंड देयर रिस्पॉन्स टू मोर देन वन रेडिएशन और एनर्जी रेंज। उसका एनर्जी रेंज भी चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बीटा का एनर्जी रेंज अलग, गामा का एनर्जी रेंज अलग, सिर्फ चेंज कंपोनेंट ही तो चेंज करके उसको डिफरेंशिएट करने का कोशिश कर रहे हैं, राइट। द डोसीमीटर्स, जो भी डोसीमीटर जो हमें यूज करना है, और डोसीमीटर यूज्ड क्या होना चाहिए, मस्ट, एक मस्ट लिखा है, मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेजरिंग द रेडिएशन टू विच वियरर इज एक्सपोज्ड। मतलब आप जो भी डोसीमीटर यूज करो, यदि मान लो कि एक आदमी इस फील्ड में काम कर रहा है जो अल्फा से भी एक्सपोज हो सकता है, बीटा से भी हो सकता है, गामा से भी हो सकता है और न्यूट्रॉन से भी हो सकता है, राइट। तो डोसीमीटर जो भी वो यूज कर रहा है, जो भी डोसीमीटर यूज कर रहा है, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेजरिंग द रेडिएशन। जो जिस रेडिएशन से वो एक्सपोज हो रहा है, वो सारे रेडिएशन के मेजर करने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसको। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। यदि ऐसा नहीं है तो मोर देन वन डोसीमीटर मे बी रिक्वायर्ड। मतलब उसके लिए, इसी के लिए जरूरी है कि एक से ज्यादा भी डोसीमीटर हमें चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे भी देख लो, आप 2 लेते हो, हम लोग भी 2 लेते हैं, एक चेस्ट का लेते हैं, एक रिस्ट का लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें 2 डिफरेंट टाइप्स के डोजेज चाहिए। स्किन को कितना लग रहा है, होल बॉडी को, ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स को कितना लग रहा है, होल बॉडी को कितना लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि एक टीएलडी इसके लिए चाहिए, यदि मान लो न्यूट्रॉन का सबसे ज्यादा एक, तो हो सकता है कि न्यूट्रॉन के लिए एक सेपरेट चाहिए हो। तो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप के फील्ड में काम कर रहे हो, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो भी डोसीमीटर आप यूज करो, एक से ज्यादा यूज करो, एक करो, जिस रेडिएशन से स्टाफ जो है एक्सपोज हो रहा है, या इंडिविजुअल पर्सनल्स आर गेटिंग एक्सपोज, उस डोसीमीटर्स को कैपेबिलिटी होना चाहिए कि उसके डोज को मेजर कर पाए। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, राइट। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल doses and the type of dosimeters used influence the wearing period. क्या बोल रहे? The magnitude of potential dose मतलब कितना डोज वो रिसीव कर सकता है एक आदमी, एंड द टाइप ऑफ डोसीमीटर यूज, और किस टाइप का वो डोसीमीटर यूज कर रहा है, राइट। वो क्या इन्फ्लुएंस करेगा, वियरिंग पीरियड, मतलब वो कितने दिन तक, दैट इज हाउ फ्रीक्वेंटली द डोसीमीटर शुड बी चेंज्ड। कितने दिन के बाद डोसीमीटर चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये पैसिव टाइप के डोसीमीटर है। यदि मान लो कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं और एक में, राइट, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो सकती है, राइट। और दिस अमाउंट जो है वो 2 दिन में ही, या 3 दिन में, या 5 दिन में, या 10 दिन में, या 4 महीने में, या 5 महीने में, राइट। लाइटली क्या है, इतना तक रीच कर सकता है, जिसको हमारा डोसीमीटर जो है वो एक्यूरेटली मेजर कर पाए, करेक्ट। तो उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, डोसीमीटर जो है ये डिसाइड करेंगे कि कितना फ्रिक्वेंटली चेंज हो, मतलब इसके बाद डिसकंटिन्यू करो, इसको रीडिंग के लिए भेजो, फिर दूसरा लेकर के आओ, करेक्ट। समझ गए? तो डोसीमीटर का एनर्जी रेंज जो है और जो डोज एब्जॉर्ब जो कर सकता है वो एनर्जी याद, वो भी रेंज जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए। तो वो याद जरूर रखना है
क्योंकि एग्जामिनर वहीं पे स्पेसिफिक होता है जिन चीजों के लिए आपको जरूरी है। ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्योंकि यदि आपको वो नहीं पता है कि वो कितने मिलीसीवर्ट तक एक्यूरेटली वो मेजर कर सकता है, तब तक आप कैसे डिसीजन लोगे? एक तो डोसीमीटर का रेंज क्या है, और दूसरा जिस फील्ड में जाके काम कर रहे हो वहां पे वो एक्सपोजर रीच करने का पॉसिबिलिटी है या नहीं है, दैट वी हैव टू सी एंड देन डिसाइड। क्या सर कल जो आपने पढ़ाया कि हम इसे 4 ट्राइमेस्टर में इसलिए डिवाइड करते हैं कि हम एक मतलब वर्कर रेडिएशन वर्कर का उसको डोज को हम आगे एडजस्ट कर सकें अगर बीच में कुछ गड़बड़ करता है। अब जैसे आपने अभी पढ़ाया कि टीएलटी में कितनी वो रीडिंग रख सकता है, कितनी, तो हमारी जो टीएलटी वो कितनी रख सकता है? वो जो 10 सीवर्ट तक है उसका रेंज, 10 सीवर्ट, हाँ शायद वो देख लेना, जो भी है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो हम कंफर्म कर सकते हैं, करेक्ट। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, वहां पे कोई भी डोसीमीटर यूज करो उसका एक रेंज होगा, राइट। वो आपको डिसाइड करना है, और दूसरा ये डिसाइड करना है कि जिस फील्ड में वो आदमी काम कर रहा है, क्या इतने दिन में या इतने टाइम में ये डोज रीच कर सकता है क्या, समझ गए? उसी के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि कितने दिन के बाद मुझे टीएलडी चेंज करना है। और यदि अदर कोई फैक्टर आ रहा है बीच में, जैसे यहाँ पे आया कि हमें डोज एडजस्ट करना है, हमें ये देखना है कि भाई एक क्वार्टर में 10 मिलीसीवर्ट से ऊपर नहीं होना चाहिए, वी वांट टू बी रेस्ट्रिक्ट, तो हमें वो एक क्वार्टर में तो मेजर करना ही पड़ेगा, ताकि हम 3 क्वार्टर मेरे पास बचा हुआ है मैं उसमें मैनेज कर दूं। सो वियरिंग पीरियड जो है ये ऐसे डिसाइड होगा, लेजिस्लेशन बीच में आ गया, समझ गए? दूसरा क्या होता है कि ये ना फेड भी होता है, फेड होएगा, फेड तो नहीं हो रहा, जो एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर लिया ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस, वो फेड तो नहीं हो रहा, कितने दिन तक वो उसको उस पोजीशन रीस्टोर करके रख सकता है। सो दिस आर ऑल मतलब फैक्टर विच विल इन्फ्लुएंस द वियरिंग पीरियड ऑफ द डोसीमीटर बेसिकली, ठीक है जी सर। पैसिव डोसीमीटर्स जो बोल रहे हैं उसके लिए क्या बोल रहे हैं, पैसिव डोसीमीटर्स शुड बी ओन फॉर शॉर्टर वियरिंग पीरियड व्हेन देयर इज ए रिस्क ऑफ ग्रेटर एक्सपोजर। यदि ऐसा कहीं भी डाउट है कि ज्यादा एक्सपोजर हो सकता है या लग सकता है, तो उसको छोटे पीरियड्स के लिए ही यूज करना चाहिए पैसिव। कोई वो न्यूक्लियर रिएक्टर में वर्क करना, वो तो न्यूक्लियर रिएक्टर में तो आप मूव भी कर, यदि जा रहे हो, विजिट भी करने जा रहे हो ना, तो आपको टीएलडी देते हैं। विजिट भी कर रहे हो, आप जस्ट देखने जा रहे हो तभी भी, एंड वो नाम लिखते हैं, उस टीएलडी का रिकॉर्ड भी रखते हैं वो लोग कि ये आदमी आया था, ये स्टूडेंट्स आए थे, ये यहाँ का टीम था, राइट, और उनको ये डोज ड्यूरिंग ये लगा, जो भी है वो तो मैंडेटरी है। सो डिपेंड करता है कि भाई क्लाइमेट कंडीशंस, ठीक है, एंड डोसीमीटर अवेलेबिलिटी, ये भी वियरिंग पीरियड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ओके, क्या मतलब हुआ? क्लाइमेट कंडीशंस, जैसे क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर क्या चीज डिपेंड करेगा, फीड हो जाए, बहुत ज्यादा गर्मी है, उस क्लाइमेट में हमें यूज करते हैं, तो बाहर तो हीट भी जनरेट हो रहा है ना, तो टीएलडी का रीडिंग जो है वो मे भी लाइक छोटा मोटा थोड़ा बहुत फीड हो सकता है। तो लंबे समय तक यदि वो हीटिंग इन्वायरमेंट, उस टाइप का टेम्परेचर इन्वायरमेंट है, राइट, तो वो उसकी रीडिंग जो होगी वो फेड हो सकती है या करेक्ट रीडिंग ना हो, राइट। एक तो ये, और दूसरा डोसीमीटर की अवेलेबिलिटी क्या है, अवेलेबिलिटी मतलब कितना इजिली अवेलेबल, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस बन सकता है, राइट, हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो एईआरबी ने रूल, अंडर रूल एईआरबी का रूल है कि 3 मंथ का पीरियड ही होना चाहिए, तो फॉलो करना ही है, क्योंकि लाइसेंस ही उसके बेसिस पे है कि यदि आप पर्सनल मॉनिटरिंग नहीं प्रोवाइड करोगे तो आईसीबी लाइसेंस आपका कैंसिल होगा, वो लाइसेंस का पार्ट है।
कुछ चीजें बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो चीज तो होना ही होना है, करेक्ट, समझ गए? तो वो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वो कंडीशन नहीं रहा है, लेकिन एक जनरल कंडीशन है कि डोसीमीटर्स की अवेलेबिलिटी भी वेयरिंग पीरियड को इन्फ्लुएंस कर सकती है और क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर सकती है, राइट? दूसरा, होल बॉडी डोसीमीटर्स, इसको क्या करना चाहिए? शुड बी, बोल रहे हैं, शुड बी फास्टेन टू द आउटसाइड ऑफ क्लॉथिंग बिटवीन द नेक एंड वेस्ट, फेसिंग फॉरवर्ड। क्या बोल रहे हैं? जो होल बॉडी डोज जो जहां से रिकॉर्ड हो रहा है, हमारा होल बॉडी डोज रिकॉर्ड जहां पे भी होगा, वो डोसीमीटर जो है वो नेक से, राइट, नेक से शुरू होगा और नेक से लेके रिस्ट के बीच में कहीं भी आप लगा सकते हो, फिक्स कर सकते हो, राइट? दूसरा क्या बोला? आउटसाइड ऑफ द क्लॉथिंग होना चाहिए, ओके, आउटसाइड ऑफ क्लॉथिंग। दूसरा क्या बोला? यदि मान लो आप प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग यूज कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग मीन्स यदि आप एप्रिन यूज कर रहे हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, करेक्ट? प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग इफ यूज्ड, उस केस में क्या करना है? मेक कवर द डोसीमीटर, राइट, बट द पॉकेट आइटम्स बोल रहे हैं सच एज क्वाइंस, इतना शुड बी क्लियर। ये इनकी गाइडलाइन है, मतलब ऐसे है, बट जनरली लोग क्या करते हैं, कई जगह जैसे एक्सरे में लोग काम करते हैं, वो बोलते हैं कि यदि प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग आप यूज कर रहे हो तो एप्रिन के बाहर यदि लगाओगे तो ज्यादा आएगा, मतलब ज्यादा आएगा और वो एक्चुअल आपको कितना डोज मिला है वो नहीं पता चलेगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए? अंदर राइट, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग इफ यूज्ड मे कवर द डोसीमीटर, मतलब डोसीमीटर उसके नीचे आ जाएगा, मे कवर द डोसीमीटर। प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग जो है वो डोसीमीटर को कवर कर सकता है, बट क्या पॉकेट आइटम्स सच एज क्वाइंस शुड बी केप्ट क्लियर, का मतलब उसके बीच में क्वाइन नहीं होना, मतलब क्वाइन से नहीं ढकना चाहिए, आप समझ गए? नहीं तो वो एक्स्ट्रा यदि आएगा ना, करेक्ट, इट शुड बी क्लियर, फाइन। नेक्स्ट, दूसरा देखो, पर्सनल डोसीमीटर मस्ट नॉट, क्या लिखा? मस्ट नॉट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट नॉट, क्या? मस्ट नॉट बी पुट थ्रू मेल इंस्पेक्शन एक्सरे मशीन्स, मेट्रो लाइक वो उधर से नहीं जाना चाहिए, मस्ट नॉट बी। और इसको कब नहीं पहनना है? मस्ट नॉट बी वॉर्न ड्यूरिंग मेडिकल एक्सपोजर। यदि आप किसी एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो, आप खुद, हम इंडिविजुअल वो कर रहे हैं, हम रेडिएशन फील्ड में काम कर रहे हैं, तो टीएलडी पहन के हमें सीटी स्कैन नहीं करवाना है, एक्सरे नहीं करवाना है। यदि हमारा स्कैन हो रहा है पेटशीट का तो उस समय टीएलडी नहीं पहनना। You got it? yes, This is very very new point. correct, right? So it must not be worn during medical exposure or used for static monitoring, environmental monitoring. मतलब स्टैटिक इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग मतलब उसको ऐसा भी जगह भी नहीं छोड़ देना चाहिए कि वो बाहर का इन्वायरमेंटल का रेडिएशन भी लेते रहे। इसीलिए बोलते हैं कि टीएलडी को एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखना है, ऐसा एरिया आइडेंटिफाई करना है कि जहाँ पे जब आपका काम खत्म हो जाए तो एक्चुअली जहाँ का हमें कंट्रोल कार्ड इसीलिए आता है कि कंट्रोल कार्ड भी उसी के आसपास होना चाहिए, राइट? स्टाफ तो अपने उठा के लेके गया, कंट्रोल कार्ड वहीं पड़ा हुआ है, तो कंट्रोल से बाकी चीज माइनस हो जाएगी, मतलब कंट्रोल को माइनस कर लेंगे सबकी रीडिंग से। क्लियर? कंट्रोल कार्ड का ये काम होता है। यस, कंट्रोल भाई मान लो कि एक जगह पे रखा हुआ है, तो उस ऐसा जगह है, हाँ ऐसा जगह है कि उसको हम दूसरी जगह कहीं भी मूव नहीं कर रहे। बाकी जो आदमी अपना टीएलडी जो पहना हुआ है वो तो पहन के अपने फील्ड में जाके काम कर रहा है, करेक्ट? और कंट्रोल कार्ड वहां रखना है
जहां पे रेडिएशंस नहीं है, समझ गए? तो वो सिर्फ जो होगा वो इन्वायरमेंट का करेगा रीडिंग, समझ गए? तो वो माइनस बैकग्राउंड की तरह बिहेव करेगा ना, तो आपका जो भी रीडिंग है उसमें से वो बैकग्राउंड, जो फैसिलिटी का बैकग्राउंड जो है माइनस कर लेंगे। ओके, सो हमने की पॉइंट अभी के इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो टेक होम मैसेज जो है आपके लिए राइट, वो ये है क्या, वाइड रेंज ऑफ डोसिमेटर्स आर अवेलेबल। सेकंड पॉइंट, डोसिमेट्री सर्विस ऑफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोसिमेटर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोसिमेटर्स मीन्स टीएलडी भी हो सकता है, आपके पास पॉकेट डोसिमेटर टाइप की चीजें हो सकती है, फिल्म बैच है, लाइक सिलिकॉन बेस्ड ईपीडी हो सकता है, लाइक जो एकदम से इंस्टेंट रीडिंग्स देते हैं, सिलिकॉन बेस्ड, राइट। तो अलग अलग टाइप के डोसिमेटर्स जो हैं वो ऑफर करते हैं। डोसिमेट्री सर्विस ऑफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोसिमेटर्स, वो उसके लिए जहां पे आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। द डोसिमेटर इशूड to a worker must be appropriate to the work, राइट, वो भी हम देख चुके हैं, क्योंकि जिस जिस टाइप के रेडिएशन फील्ड में वो काम कर रहा है वो सबको मेजर करना चाहिए, राइट। एंड लास्ट पॉइंट, द डोसिमेटर मस्ट बी करेक्टली यूज्ड। द डोसिमेटर मस्ट बी करेक्टली यूज्ड बाय द वर्कर, लाइक ये नहीं करना, राइट। और होल बॉडी में उसको कैसे यूज करना, करेक्ट, यहाँ है फाइन।